अच्छा, तो फॉन्ट स्टाइल जो होते हैं आपके, फॉन्ट स्टाइल में आप क्या करते हैं कि आपने जो नॉर्मली हम देखते हैं बोल्ड है, इटैलिक्स है, ये आपका जो फॉन्ट स्टाइल होता है, आप वही फॉन्ट स्टाइल जो है अगर आप सीएसएस के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं अपने टैग्स के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो वो आप करवा सकते हैं यूजिंग फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। इसमें आप 3 वैल्यूज दे सकते हैं, जिसमें से एक नॉर्मल है यानी आपका टेक्स्ट नॉर्मली ही शो होगा। फिर एक है आपके पास इटैलिक, अगर आपने शो करवाना है अपने टेक्स्ट को तो वो आप इस तरह से करवा सकते हैं। और एक इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू होती है ऑब्लिक। ऑब्लिक काइंड ऑफ इटैलिक आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो है ना इसमें आप ज्यादा ये कहते हैं कि आपका टेक्स्ट होता है वो लीन कर रहा होता है। और ये इटैलिक्स जो इसमें बिल्कुल भी इटैलिक नहीं होता, लेकिन आप इसको काइंड ऑफ इटैलिक्स कह सकते हैं। बोल्ड इसके अंदर नहीं आता, आप फॉन्ट स्टाइल जो है वो बोल्ड इसमें असाइन नहीं कर सकते, वो आप फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी के थ्रू जो है ना असाइन करते हैं। अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करवाना होता है उसमें आप सिंपल फॉन्ट वेट लिख के उसके आगे अगर बोल्ड लिखते हैं तो भी आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। नहीं तो आप वहां पे वैल्यूज भी दे सकते हैं, 100, 200, 300, ये 100 गैप से होता है। 700 पे आपका टेक्स्ट जो होता है वो बहुत बोल्ड हो जाता है सही से, अगर आप बोल्ड प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करें तो वो 700 पे बोल्ड होती है। अगर आप लेस बोल्ड भी करना चाहते हैं 500 आप लिख सकते हैं, 400 पे भी टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है। लेकिन बोल्डनेस जो होती है टेक्स्ट की वो आप डिफाइन करते हैं फॉन्ट वेट में, फॉन्ट स्टाइल से वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। देन यू हैव फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आप सिंपल जो है आपके टेक्स्ट का साइज वो आप बताते हैं, इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया था कल की जो केसेस की सपोर्टेड यूनिट्स हैं फॉन्ट साइज के लिए, उन सबको यूज करते हुए आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। देन यू हैव फॉन्ट शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड वही चीजें जो हम पीछे देख रहे थे। इसमें क्या होता है कि आपने अपने टेक्स्ट के लिए आप सिंपल फिर ये फॉन्ट स्टाइल, वेरिएंट, वेट, साइज और फैमिली वगैरह इस सबको आप बजाय अलग अलग डिक्लेयर करवाने के आप एक ही दफा फॉन्ट लिखते हैं और उसके आगे आप 4-5 वैल्यूज देके तो आप अपने फॉन्ट की सारी प्रॉपर्टीज एक ही जगह पे डिक्लेयर करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली वैल्यूज आर रिक्वायर्ड इफ वन ऑफ द अदर वैल्यूज इज मिसिंग देयर डिफॉल्ट वैल्यूज आर, यानी कि अगर आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली असाइन नहीं करते शॉर्ट हैंड में, अगर आप लिखते हैं और आप ये वैल्यूज बीच में स्किप कर जाते हैं, तो फिर ब्राउजर क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है वही असाइन कर देता है उस टेक्स्ट को। देन यू हैव सीएसएस आइकन्स। आइकन्स में आपके पास आ जाते हैं वो आइकन्स जो आपको अपने वेब पेज पे शो हो रहे होते हैं। वो आइकन्स जो है ना आपके आइकन लाइब्रेरी से आप उनको ऐड करवा सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी से आप किस तरह से ऐड करवाते हैं कि आपने एक लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट करना होता है, या आपने उसको यूं कहने के इंपोर्ट करना तो खैर आ जाता है C++ की टर्म में। इसमें आप क्या करते हैं कि आप उसको रेफर करते हैं, आप उसका जो लिंक होता है वो ऐड करते हैं अपने वेब पेज का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर। और उसके बाद फिर आप आई टैग या स्पैन टैग यूज करते हो, उसके अंदर क्लास का नाम लिखते हैं और क्लास के अंदर फिर आप उस आइकन को रेफर करते हैं जिसको आपने जो है ना शो करवाना होता है। और इसमें जो है फॉन्ट ऑसम एक आइकन कलेक्शन है जिसको हम आज यूज करना सीखेंगे कि आपने सीधा उस जो लाइब्रेरी है उसको पुट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और उसके जो फॉन्ट्स आपने यूज करने हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता, कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, सिंपली बस आपने उसका लिंक ऐड करना है। और इसके जो आइकन्स होते हैं वो स्केलेबल वेक्टर्स होते हैं और जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं सीएसएस के साथ। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर उनका कलर ब्लैक है तो आप उस आइकन का कलर रेड, पिंक, पर्पल कुछ भी कर सकते हैं। शैडोज आप दे सकते हैं, उसको साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि फॉन्ट ऑसम आइकन्स आपने किस तरह से ऐड करने हैं। फॉन्ट ऑसम आइकन जो है ये कलेक्शन है, इट इज बेसिकली अ लाइब्रेरी जिस सॉरी, ये फॉन्ट ऑसम आइकन जो है ये एक कलेक्शन है आइकन्स की और इसकी लाइब्रेरी आप ऐड करवाएंगे। और उस लाइब्रेरी से जो है ना आप बाद में क्या करेंगे कि फिर आप आई टैग के अंदर या स्पैन टैग के अंदर रेफर करेंगे इस लाइब्रेरी के जो आइकन्स हैं और उनको ब्राउजर जो है वो शो करा देगा आपके वेबसाइट या वेब पेज के ऊपर। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसका जो लिंक होता है उसको आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालते हैं, ठीक है। यानी कि स्क्रिप्ट टैग है आपका, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप एसआरसी देते हैं, एसआरसी के अंदर आप उसका लिंक दे दिया। जेएस फाइल होती है कॉमनली, ठीक है। और उसके बाद आप उसका क्रॉस ओरिजिन दे दें। और उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे इसमें कोई डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन जो आपकी वो रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका अब आप देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका सिंपल ये HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हेड टैग के अंदर आपने एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है। स्क्रिप्ट टैग हमने जैसे कल देखा था
मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर उस फाइल का रेफरेंस देते हैं, या हम वो कोड लिखते हैं जो आपका jQuery का जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जब आप src देंगे तो इसका मतलब है कि आप लिंक दे रहे हैं किसी जावास्क्रिप्ट फाइल का। ये अब आपके आगे जो है लिंक आ गया है उस लाइब्रेरी का जो जिसकी एक्सटेंशन जेएस है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में है। उसके बाद आप क्रॉस ओरिजिन डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो जाएगा। लिखना आप इसको हेड टैग के अंदर है, देन बॉडी टैग के अंदर आके फिर आपने आई टैग यूज किया। और आई टैग के अंदर मिसाल के तौर पे आप जो क्लाउड है, क्लाउड मैनेजमेंट या क्लाउड प्रोसेसिंग, क्लाउड स्टोरेज जो होते हैं ऑनलाइन, उसका एक आइकन होता है। तो वो अगर आप आइकन शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये क्लास नेम असाइन करेंगे और उसके लास्ट पे आप आइकन का नाम लिखेंगे जो आप आइकन वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया, इनको भी हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे। आज के लिए जो है हमारे पास नहीं था। अब इसको जो है हम अच्छा जी, अब ये वो काम है जो हमने प्रीवियसली किया था। इस पे पहले मैं आपको जो है ना पैडिंग और मार्जिन वाली जो प्रॉपर्टीज है उनको इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ। अच्छा, ये वही डेव है जो कल हमने की थी, इसको आप कंसिडर करें, जिसका लास्ट नेम हमने पाक असाइन किया था। और यहाँ पे हमने इसको कुछ हाइट जो है ना ऑलरेडी हाइट और विड्थ असाइन की हुई है, ये देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर भी हमने इसको दिया हुआ है, ये बॉर्डर हम इसका खत्म कर देते हैं। और अब हम इसको जो है ना मार्जिन की प्रॉपर्टी देते हैं और पहली वैल्यू हम इसको ऑटो दे देते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने इसको ऑटो की प्रॉपर्टी दी है, इससे क्या हुआ है कि आपका जो ये डिव थी आपकी, ये डिव बिल्कुल सेंटर में प्लेस हो गई है। और उसने ब्राउजर ने क्या किया है कि जो इसकी विड्थ के हिसाब से स्क्रीन की टोटल विड्थ थी, उसमें से उसने कुछ लेफ्ट साइड कर दी, कुछ राइट साइड पे वाइट स्पेस क्रिएट कर दी, और जो डिव थी उसको सेंटर में प्लेस कर दिया। तो मैं कलर चेंज कर ताकि आपको जरा सही से अंदाजा हो जाए। हाँ, ये देख सकते हैं अब आप। ये अब इस डिव को, ये हमारी दूसरी डिव है, इसको हमने अभी तक कोई मार्जिन असाइन नहीं किया। तो ये क्या है कि ये अभी तक जो इसकी विड्थ थी, जो हाइट थी, उसके हिसाब से ये बिल्कुल अनस्केलेबल पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो आपकी डिव थी, इसको आपने हाइट भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, और ये आपका जो है यहाँ पे प्लेस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो विड्थ है उसको चेंज करके देखते हैं। लेट्स से इसको हम 300 कर देते हैं। तो 300 करने से भी ये ऐसा नहीं हुआ कि ये आगे पीछे कहीं हो गया है या ये सेंटर से हट गया। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि आपकी जो हाइट और विड्थ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करती किसी भी तरह से। आप हाइट और विड्थ को चेंज कर रहे हैं तो मार्जिन आपने जितना भी दिया वो मार्जिन इंप्लीमेंट होगा जो आपकी हाइट और विड्थ है उसके इंप्लीमेंट करने के बाद। आप इसकी अगर विड्थ इंक्रीज कर देंगे तो ये उसको उस विड्थ के हिसाब से ऑटो पे करेगा। अगर आप इसकी विड्थ डिक्रीज कर देंगे तो ब्राउजर उस डिक्रीज विड्थ के हिसाब से इसको जो है वो ऑटो पे सेट कर देगा। अब हम यहाँ पे विड्थ इसको दे देते हैं। अच्छा, अब सिर्फ मार्जिन जो है ना, मार्जिन को अगर हम अब वैल्यू दें, वन वैल्यू जो हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो आप एक वैल्यू देते हैं तो वो एक वैल्यू आपके चारों साइड्स पे इंप्लीमेंट होती है। अभी हम इसको एक वैल्यू देकर देखते हैं। तो आप ये देखिए,
अब ये जो आपको वो ब्लू बॉक्स शो करवा रहे हैं, ये ब्लू बॉक्स बेसिकली जो है ब्राउजर, क्योंकि ये लाइव प्रीव्यू है ब्रैकेट्स पे, तो इसका जो है ये जो ब्लू बॉक्स है ये आपको साइट पे शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अभी प्रॉपर्टी आपने लिखी थी, आपने जो डिक्लेयर करवाई है, वो इम्प्लीमेंट होके तो कुछ इस तरह से शो हो रही है आपके वेब पेज पे, यानी कि जो वाइट स्पेस इसने क्रिएट की है यहाँ पे वो चारों साइडों से इतनी इतनी है। ठीक हो गया, यानी कि हमने देखा जो सिंपल मार्जिन को एक वैल्यू हमने दी है, वो हमारी चारों साइड्स पे जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गया। इसके लिए हम अगर 25 px में इसको दूं और यहाँ से हम इसको सेव कर दें, तो अब ये देखें यहाँ से वो बता रहा है कि आपने देखा था जो हमने कहा 2 वैल्यूज जो होंगी हमारी, उसमें से फर्स्ट वैल्यू आपकी टॉप और बॉटम के लिए होगी, और सेकंड वैल्यू आपकी, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये फर्स्ट वैल्यू ये आपकी टॉप और बॉटम के लिए कंसिडर होगी, और ये सेकंड वैल्यू आपकी लेफ्ट और राइट के लिए कंसिडर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जाहिर है लेफ्ट और राइट पे उसने 100 px दिया तो ये स्पेस ज्यादा है, और टॉप और बॉटम पे उसने 25 px दिया तो ये स्पेस कम है। ठीक है, इसको ये हमेशा शो नहीं होता। अब मैं किसी और प्रॉपर्टी पे अगर जाऊँ तो आप देखें ये उसको हाईलाइट कर देता है। ये जो आपको यहाँ ब्लू बॉर्डर शो हो रहा था वो अब क्यों शो नहीं हो रहा, कि ये उस प्रॉपर्टी को जिस पे आप क्लिक करेंगे उस प्रॉपर्टी को हाईलाइट करके आपको दिखाते हैं कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे दी है ये ब्राउजर पे किस तरह से शो हो रही है। अब यहाँ पे मार्जिन पे वापस आ जाए तो देखें उसने अगेन उसको स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब हम इसको एक तीसरी वैल्यू यहाँ पे असाइन करते हैं, इसको हम 50 px कर लेते हैं। अच्छा, अब जो 50 px है आपका, यानी कि ये क्या हो रहा है कि आपका जो फर्स्ट वैल्यू ऑफ 50 px है आपके टॉप के लिए उसने 50 px अप्लाई कर दी, 25 px जो है ये उसने लेफ्ट राइट दोनों साइड्स पे अप्लाई कर दी, और जो 100 px थी वो उसने बॉटम पे अप्लाई कर दी। ये आप देख सकते हैं कि जो टॉप की मार्जिन है वो बॉटम की मार्जिन से कम है। अब हम इसको यहाँ पे एक और वैल्यू असाइन करते हैं, 10 px। अब ये 10 px जो है ये आपकी टॉप मार्जिन है यहाँ पे, ये जो ऊपर है। 50 px जो है ये आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन है, यहाँ पे आप देख लें। बल्कि 50 मेरा ख्याल है ये हमारे पास होता है राइट का मार्जिन है, ठीक है हाँ। 50 जो है ये आपका राइट मार्जिन है, यहाँ पे आप देखें। फिर 25 px जो है यहाँ पे अब आपका बॉटम मार्जिन आ गया है, और 100 px जो है ये आपका आ गया है लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन आपका शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी थी जिसको हमने एक वैल्यू से लेकर 4 वैल्यूज तक एक्सपैंड करके डिस्कस कर लिया। अब हम सिंपल जो मार्जिन हम देते हैं लेफ्ट करके राइट करके अलग अलग लिख के, अब हम वो जरा देख लेते हैं। मार्जिन लेफ्ट आपने किया 100 px, तो ये देखें लेफ्ट साइड पे उसने 100 px का मार्जिन दे दिया। अब आप दें इसको यहाँ पे मार्जिन राइट, ठीक है, यहाँ पे आप इसको 200 px दे दें, तो राइट साइड से इसको 200 px या इसको 4 करें ताकि आपको सही से नजर आए। ये देखें ये 400 px इसको राइट से मिल गया। अब इसका मार्जिन टॉप अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखें, अब आप इसको लेट्स सपोज 1000 px करते हैं, चलो। अच्छा, अब ये देखें आपके टॉप के ऊपर से, यानी टॉप से मार्जिन वो वहां से डिफाइन करता है। अच्छा, ये भी इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो टॉप मार्जिन होता है वो पेज के टॉप से, अब जो इस वेब पेज का टॉप है वो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो मार्जिन टॉप होता है किसी एलिमेंट का वो उससे जो प्रीवियस या उससे जो ऊपर वाला एलिमेंट था उसके हिसाब से बनता है। अब इस डिव का अगर हम इसको मार्जिन दे रहे हैं, ये हमारे पास जो पार्क क्लास के नेम से हमने जिसको एट्रीब्यूट जिसका डिफाइन किया था, वो क्लास नेम था एक डिव का, जिस जो हमने पार्क दिया था। अब उस डिव को जब हम सीएसएस प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रहे हैं, तो यानी कि उस डिव के ऊपर जो प्रीवियस एलिमेंट था वो ये पी टैग था, तो वो अपनी जो टॉप का मार्जिन होगा वो उस पी टैग के हिसाब से नीचे से जो है ना वो डिफाइन करेगा। तो अब इस पी टैग को आप देखें, यहाँ पे ये पी टैग जो है वो एंड हुआ, तो उसके बाद से नीचे उसने अब 1000 px जो उसका हमने मार्जिन टॉप दिया था वो उसने सारे का सारा ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे, चलो ये इसको मैं 700 कर देती हूँ, ज्यादा हो गया। अब हम इसका मार्जिन बॉटम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको सिंपल और 40 px करें, तो यहाँ पे आप देखें जी ये बॉर्डर पे उसके जो बॉटम पे जो है ना यहाँ पे आपको 40 px शो हो रहा है।
जो इसकी विड्थ थी, जो इसकी हाइट थी, उसने मार्जिन वैल्यूज को बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। जो वैल्यूज हमने दी हैं वो उसके हिसाब से इस डिव को असाइन होगी। तो आप एक तो अप्रोच ये है कि आप ये चार वैल्यूज अलग अलग करके लिखें, या आप शॉर्ट हैंड मेथड जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है आप उसको उस तरह से करके भी कर सकते हैं। उसमें बस आपने सीक्वेंस को याद रखना है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल चार वैल्यूज दे रहे हैं, तो चार वैल्यूज में आपने याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो टॉप के लिए है, दूसरी फिर राइट के लिए, तीसरी बॉटम के लिए, और चौथी जो है वो लेफ्ट बॉर्डर मार्जिन के लिए। इसको यहाँ से अब हम खत्म करते हैं। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे देते हैं पैडिंग। पैडिंग का हमने कहा था कि अब पैडिंग जो है ना वो आप देखें इस डिव के अंदर इम्प्लीमेंट होगी। मैं आपको जरा करके दिखाती हूँ। ये अब पैडिंग से क्या हुआ है कि उसने जो इसके अंदर सेंटर में जो या जो इस डिव के अंदर एलिमेंट्स जो प्लेस हुए थे या जो कंटेंट प्लेस हुआ था, उस जो एलिमेंट है उसको या उस कंटेंट को इसने इंटरनली जो मार्जिन दिया है वो इसने पैडिंग के साथ दिया। ठीक है, पैडिंग के लिए भी आपने यहाँ पे जैसे हमने 100 px इसको दे दी है, तो 100 px को अगर आपने ये एक वैल्यू दी है तो इसका मतलब है कि ये 100 px चारों तरफ इम्प्लीमेंट होगी। और अगर आप इसको दो वैल्यूज देते हैं यहाँ पे 100 के साथ, आप दूसरी वैल्यू 50 px दे रहे हैं, तो यानी कि आपके टॉप और बॉटम पे 100 px इम्प्लीमेंट हो गई, और जो आपकी लेफ्ट और राइट था उस पे आपकी 50-50 px दोनों साइड पे इम्प्लीमेंट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसको एक थर्ड वैल्यू हम देते हैं, लेट्स से 25 px। अब ये जो 100 px है ये आपके टॉप पे अप्लाई हुई है, 50 px आपके राइट लेफ्ट दोनों साइड पे अप्लाई हुई है, और बॉर्डर से जो बॉटम से है ना वो आपकी 25 px इम्प्लीमेंट हुई है। यहाँ पे आप इसको एक और वैल्यू देते हैं 70 px। अब जो 70 px है ये आपकी बॉटम से पैडिंग है, 70 px आपकी जो है ना लेफ्ट से पैडिंग है। ठीक है, और 25 px जो है वो आपकी बॉटम से पैडिंग है, 50 px आपकी राइट साइड से पैडिंग है, और जो 100 px थी आपकी वो टॉप से पैडिंग थी। लेकिन पैडिंग जो होती है वो किसी भी डिव के अंदर का जो कंटेंट होता है, या पी टैग के अंदर एक पी टैग है उसको आप, या सिंपल आप ये देखें किसी एक, ये जो हमने इंडिया का, यहाँ पे आप देखिए ये इंडिया जो है, इंडिया के नाम से ये आपकी डिव थी जिसको आपने क्लास नेम इंडिया दिया, और उसके अंदर आपका ये पी टैग है, उसके लिए आपने जो प्रॉपर्टी डिफाइन की इसको हम जरा पैडिंग दे के देखते हैं यहाँ पे ये। ठीक है, इसको जरा आप 50 px दे दें चारों साइड पे। तो अब ये देखें कि अल्टीमेटली उसने क्या किया कि ये वो पी टैग था। ठीक है, और इस पी टैग को उसने चारों साइड से उसको 50 px ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। तो ये क्या है कि उस कंटेंट के अराउंड, या जो भी कोई आपका टेक्स्ट है, जो इमेज है आपका, उसके अराउंड अगर आपने कोई वाइट स्पेस क्रिएट करनी है विद इन अ डिव या विद इन अ कंटेनर या विद इन अ सेक्शन, तो फिर उसके लिए आप मार्जिन नहीं, उसके लिए आप पैडिंग जो है दे सकते हैं। ठीक है, और अच्छा इसको हम एक और चीज मैंने आपको यहाँ दिखानी थी, मार्जिन को जो हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट किया फॉर एग्जांपल, या मार्जिन राइट, एक मिनट करते हैं, और इसको आप दे दें 100 px। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ये वाइट स्पेस शो हो रही है, तो ये आपके राइट साइड पे इस डिव के लिए जो उसने मार्जिन क्रिएट किया वो 100 px की है। एक बात हमने की थी, हमने कहा था कि ये नेगेटिव वैल्यूज भी एक्सेप्ट करता है। अभी हम इसको -100 करके देखते हैं, तो -100 से क्या हुआ है कि ये बिल्कुल भी यहाँ से जो है ना इस पे कोई इसकी सेहत पे असर नहीं हुआ। इसके लिए अब हम यहाँ पे एक और चीज ऐड करते हैं, मार्जिन लेफ्ट 300 px कर दें इसको, और मार्जिन राइट के साथ इसको 100 करें। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं ना आपकी, मिसाल के तौर पे आपका जो, हाँ ये आपका डिव है ना, ये इस डिव को आपने लेफ्ट साइड से इतना मार्जिन दे दिया, राइट साइड से आपने इस डिव को इतना मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब ये आपने इसको मार्जिन जब असाइन कर दिए हैं, तो नेगेटिव वैल्यू जो है असाइन करने का मतलब ये होता है कि ये अब अगर आप इसको लेफ्ट साइड से अगर आपने इसको मार्जिन की जो वैल्यू दी है, देखें उतने पिक्सल जो है ये लेफ्ट से मूव करके इस तरफ आ गई, राइट की तरफ।
लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव में वैल्यू देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये डिव यहाँ से मूव करती हुई लेफ्ट साइड पे वापस जाएगी और राइट साइड पे नहीं आएगी। अब इसको हम यहाँ पे इसका मार्जिन जो है वो ऑटो करते हैं 1 मिनट के लिए, और उसके बाद इसका जो मार्जिन लेफ्ट है ना वो मैं आपको करके दिखाती हूँ -100। यहाँ पे अब आप देखिए, ठीक है। अब हमने ऑटो जो किया, एक अच्छा ये अब आप देखें जब हमने इसको ऑटो पे किया है तो ऑटो से क्या हुआ है कि जो आपका डिव है वो सेंटर में प्लेस हो गया। हमने यही बात की थी कि ऑटो से आपका डिव जो होता है वो सेंटर में प्लेस हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको जैसे ही मैं मार्जिन लेफ्ट की वैल्यू माइनस में दे दूं तो वो आपका डिव ऑटो के होते हुए भी ऑटोमेटिकली वापस लेफ्ट साइड पे चला गया, और अब यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट जो है वो नहीं भी क्लियर हो रहा होगा। उसकी क्या वजह है कि अब जो है आपका जो डिव है वो ज्यादा लेफ्ट साइड पे चला गया है, क्योंकि हमने -100 की, अब मैं इसकी अगर -50 कर दूं यहाँ पे, यहाँ देखिए हम इसको 10 कर दें तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ आके शो हो रहा है, और अगर मैं इसको -0 कर दूं तो ये बिल्कुल इस पे कोई मार्जिन अप्लाई नहीं। तो माइनस का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी या जो उस प्रॉपर्टी को जो वैल्यू आपने पॉजिटिव नंबर्स में दी है और वो इस पे इम्प्लीमेंट हो रही है, अगर आप उसका रिवर्स चाहते हैं तो वो आप नेगेटिव नंबर्स के थ्रू उसको दे सकते हैं। पैडिंग भी हमने कर ली है। इसके बाद है जी हाँ हाइट और विड्थ हमने देख ली थी। मैक्स हाइट और विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा मैक्स विड्थ जो है ना, विड्थ देखते हैं। अच्छा जी मैक्स विड्थ आप इसकी 200 px करें फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये है कि मैक्स विड्थ जब आपने उसकी 200, बेशक अच्छा यहाँ पे आप देखें इसकी जो विड्थ है वो 500 px है, ठीक है। लेकिन अब मैंने मैक्स विड्थ उसको दे दी 200 px, तो इसका मतलब ये है कि मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने ये डिक्लेयर करवाया है कि इस डिव की जो मैक्सिमम विड्थ हो सकती है ना, कुछ भी करके वो 200 px ही हो सकती है। तो इसलिए उसने उसको ऑटोमेटिकली स्केल करवा के, चाहे विड्थ 500 थी लेकिन उसने उसको स्केल करवा के 200 कर दिए, क्योंकि जो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी होती है ये ग्रेटर होती है आपकी विड्थ प्रॉपर्टी से, यानी कि जो विड्थ प्रॉपर्टी के अंदर आपकी वैल्यू थी तो ये रोल कर जाती है विथ मैक्स विड्थ के अंदर जो आप इसको असाइन। इसी तरह से अगर मैं आपको मैक्स हाइट में करके दिखा दूं तो यहाँ पे हम अगर इसको 400 px करते हैं तो देखिए उसकी हाइट भी उसने कम कर दी, क्योंकि जो मैक्स हाइट की वैल्यू थी या मैक्स विड्थ की वैल्यू थी, ब्राउजर उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर ये वैल्यूज हमारी ज्यादा हो जाती है, चले मैं इसको यहाँ से 800 px कर देती हूँ, तो फिलहाल ये इसने 500 px ही हाइट इम्प्लीमेंट की, ये 800 px नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कुछ जो है इंक्रीज करते हैं या हम इसको जूम करेंगे तो आप ये देखें यहाँ पे इसको जूम करके जो इसकी मैक्स हाइट हो जाएगी एट मैक्स वो 800 px ही हो सकती है, इससे कम नहीं हो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और इस डिव की किसी भी सूरत हाल में जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट वो 800 px। अब हम इसको मिनिमम हाइट असाइन करके देखते हैं। तो अगर इसकी कोई मिनिमम हाइट हो सकती है इस डिव की, अगर आपने इसको स्क्रॉल करना है स्केलेबल बनाना है तो भी वो 300 px से कम नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप 300 px अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो है स्क्रॉलेबल हो जाएगा या स्केलेबल हो जाएगा, फिर आपको स्क्रीन से स्वाइप कर करके तो इसके जो कंटेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि उससे फर्दर पे ये खुद को छोटा नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसकी मिन हाइट जो है वो 300 px पे ही एडजस्ट करवाई है। अच्छा उसके बाद है आपके पास अच्छा हमने वैल्यूज देख ली है इसमें, हाइट और विड्थ में जो वैल्यूज है वो हमने देखा ऑटो हो से, अच्छा यहाँ से हम ना ऑटो कर लेते हैं 1 मिनट इसको, वैल्यूज बारी बारी हम असाइन करके देखते हैं। विड्थ को अगर हम ऑटो कर देते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जो ऑटो से वो कौन सी वैल्यू असाइन करे, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट आपके ब्राउजर की विड्थ थी उसने वो ही विड्थ जो है ना वो उसको असाइन कर दी है आपके जो डिव है। अगर हम इसको परसेंट में, और लेंथ जो है वो तो हम प्रीवियसली अगर हम जैसे ये 500 px दे रहे हैं तो ये आपकी लेंथ ही है, ठीक है। ये मैं रेफर करी नीचे इस पावर पॉइंट में जो शो हो रहा है
अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको 40% दे देते हैं तो ये 40% बनती है, यानी जो इस परसेंट किस तरह से डिफाइन होती है, यानी कि इस ब्राउजर की जो विड्थ थी वो 100% थी, उसमें से जितनी 40% बनती थी वो उसने इसको असाइन कर दी। तो अगर मैं 10% कर दूँ तो ये 10% विड्थ है इसकी, यानी ये 100% टोटल थी, तो उसमें से 10% सिर्फ इतनी सी बनती है। और अगर मैं इसको कंप्लीट 100% कर दूँ तो आप देखें वो कंप्लीट 100% हो जाएगी। इस तरह से हम परसेंट्स में इसको डिफाइन करते हैं। देन अगर आप यहाँ पे इसको इनिशियल दे देते हैं, इनिशियल यहाँ पे शो नहीं करा रहा, चलो अच्छा इनहेरिट कर देते हैं अगर, तो इनहेरिट में क्या हो रहा है कि इसका इस डिव का कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, यानी कि ये डिव इटसेल्फ है, ये डिव किसी और डिव के अंदर लाई नहीं कर रही। लेकिन अगर हम जो हमारा ये पी टैग है पाक क्लास के अंदर, पी टैग का नाम हमने रखा है, क्लास नेम है पाकिस्तान, हम इसकी बिट्स जो है ना ये हमने यहाँ पे, हाँ ये जो हमारा डिक्लेरेशन बॉक्स है ये पाकिस्तान के लिए, यानी ये इस पी टैग के अंदर का जो ये है टेक्स्ट है, इसके लिए हमने जो CSS डिक्लेयर करवाया वो यहाँ पे है। इसको अब हम विड्थ देते हैं, तो हम इनहेरिट करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से जो हो रहा है वो हम कर देते हैं 50% फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब आप ये देखिए इसने क्या किया कि ये मैंने जब अब ये मेरा आउटर डिव था, ठीक है, इस आउटर डिव की या ये जो ग्रे में आपको बॉक्स हो रही है मेरा डिव है, इस डिव की जो वैल्यू है ये 50% है, या इसकी विड्थ जो है वो 50% है। और इसके अंदर ये जो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग से लेकर 1940 तक का ये जो ये टेक्स्ट है ना सारा, ये मेरे पी टैग के अंदर लिखा हुआ है। और इस पी टैग को मैंने क्लास नेम दिया था पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान को के लिए जो मैंने यहाँ पे CSS डिक्लेरेशन करवाई वहां पे अब मैंने विड्थ में इसको वैल्यू दे दी इनहेरिट। तो यानी कि इसका पेरेंट एलिमेंट यहाँ पे ये डिव क्लास थी, ठीक है, जो ग्रे बॉक्स है उसके अंदर ये आपका पी टैग था, और इसने इनहेरिट किया है उसकी जो विड्थ आपने असाइन की थी वो इनहेरिट कर लिए इसने। तो यानी कि इस डिव को हमने जब विड्थ 50% दी थी, तो इसकी विड्थ भी जो पी टैग है वो उसने 50% ही लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 60% कर दूं तो आप देखेंगे वो 60% उसकी विड्थ जो है, अगर मैं इसको यहाँ से 100% कर दूं तो इसने जो है विड्थ इस पी टैग ने भी कंप्लीट 100% विड्थ जो है वो ले ली है, 1000 बल्कि 100%, हाँ। तो 100% पे आपकी स्क्रीन के हिसाब से ये इतना, और ये आपके पी टैग की जो विड्थ है मैक्सिमम वो इतनी शो हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद मैक्स हाइट और विड्थ देखी हमने। CSS टेक्स्ट का ये कलर जो है ये हमने कल देखा था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, ये आपका टेक्स्ट है, इसी को जरा हम टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी देख लेते हैं। इसमें अब आप देखेंगे इसको आप जस्टिफाई ऑल कर दें तो ये, क्योंकि अभी इसकी वैसे लाइंस थोड़ी हैं, अगर इसमें टेक्स्ट कुछ ज्यादा हो तो ये आपको फिर बताएगा कि, चलो मैं इसको यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे टेक्स्ट अलाइन आपने किया जस्टिफाई, ठीक है। अब जस्टिफाई जो हुआ है, जस्टिफाई से क्या हो गया कि आपका जितना इसकी जितनी स्पेस मौजूद थी उस स्पेस के अंदर जो वर्ड्स एडजस्ट हो सकते थे वो वर्ड्स उसने एडजस्ट किए हैं और उसको फुली अलाइन किया है। इसको अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं तो ये सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में अलाइन हो गया। इसको अगर आप लेफ्ट कर देते हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गया है, राइट कर देते हैं तो ये आपका टेक्स्ट राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा। और एक और हम जो है ना लाइन लास्ट देखते हैं, तो सेंटर टेक्स्ट अलाइन लास्ट के लिए हमने देखा था कि जो आपकी लास्ट लाइन होती है पैराग्राफ की वो उसको जस्टिफाई करता है या उस तरह से अलाइन करता है। तो अब ये जो है आपकी लास्ट लाइन है, और इसको अब आप देखेंगे उसने सेंटर में अलाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट अलाइन लास्ट जो है वो सेंटर यहाँ पे डिक्लेयर कराया था। देन यू हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आप कैपिटलाइज कर दें तो जितना आपका टेक्स्ट है वो सारे का सारा कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे।
है। और इसको आप और कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं, लोअर केस दे सकते हैं, तो सारा टेक्स्ट जो है वो आपका लोअर केस में चला जाएगा। फिर आप इसको यहाँ पे अपर केस दे सकते हैं, तो सारा टेक्स्ट जो है वो आपका अपर केस, कैपिटलाइज और अपर केस सेम ही चीज़ है। उसके बाद है आपके पास डेकोरेशन प्रॉपर्टीज है। यहाँ से आप इसको देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, और आप इसको अंडरलाइन कर दें, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा अंडरलाइन हो गया। ठीक है। अगर आप इसको ओवरलाइन करना चाहते हैं, तो इसमें जो है ये ओवरलाइन हो गया टेक्स्ट आपका। और ये लाइन थ्रू अगर आप करें, तो ये टेक्स्ट के बीच में से जो लाइन पास हो रही है ये लाइन थ्रू होगी आपकी। तो फिलहाल हम अंडरलाइन ही करते हैं। ठीक है। देन यू हैव टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, को आप कर लें एक्वा। तो ये अब आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कोई यहाँ पे आपने टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई की थी या अंडरलाइन जैसे आपने किया, वो सब जो है वो एक्वा कलर में आता है। उसके बाद हमने टेक्स्ट डेकोरेशन का जो स्टाइल है वो देख लेते हैं, हम डैश कर लेते हैं। तो ये देखिए जी आपका, ये डॉटेड में अब आप देखेंगे आपको सही से क्लियर होगा। ये आपका जो अंडरलाइन उसने किया वो उसने डॉटेड यानी डॉटेड लाइन के फॉर्म में उसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो आप वेवी कर दें, तो वेवी देखें ये इस तरह से अंडरलाइन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। हो गया। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ से जो है ना, आप किसी मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि आप टेक्स्ट डेकोरेशन शो ना करवाएं, जैसे आपके जो एंकर टैग्स होते हैं, ए टैग्स होते हैं, उसके लिए बाय डिफॉल्ट शो होती है, तो उसके लिए आप ये नाइन जो है नन की वैल्यू दे देंगे इसको, तो आपकी टेक्स्ट डेकोरेशन ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद है आपके पास CSS फॉन्ट्स हैं। फॉन्ट्स में हमने देखा था, अच्छा जी, इसकी जो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे हमने लिखी है ना, ये हमने सिंपली साइरफ लिखी थी। इसका यहाँ पे हम फॉन्ट में डिक्लेयर करा देते हैं। ये अब इसको हम मोनो स्पेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली उस फॉन्ट का नाम लिख रहे होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और अगर आप इसके आगे देखें, मैंने अभी मोनोस्पेस नहीं भी लिखा तो भी वो फॉन्ट फैमिली जो है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा फॉन्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर आप सिर्फ फॉन्ट फैमिली में इतना ही लिख देते हैं तो भी बहुत है। इसके आगे अब हम एक और काम करते हैं, 12 पॉइंट्स हम कर देते हैं। या 64 पॉइंट्स। ठीक है। इसमें आप देखेंगे वो उसको स्केल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फॉन्ट दिया हुआ है। अगर हम फॉन्ट को खत्म करके यहाँ पे 64 पॉइंट्स, और ये आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ना, इसके बाद हम इसका इसको जो है ना, आप फॉन्ट साइज आपने लिया, सॉरी फॉन्ट नेम आप देंगे, और सिर्फ इस फॉन्ट जो शॉर्ट हैंड होता है फॉन्ट का वो भी सिंपल आप लिखते हैं। तो ये देखिए 64 पॉइंट्स हमने दे दिया, इसको 3x कर लेते हैं तो ज़्यादा है।
2 पॉइंट्स, या का आगे फॉन्ट फैमिली आ गई है। इसको अब आप कर लें जी, अच्छा ये अब देखें हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में सारा टेक्स्ट यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया, और इसको मैं 32 px कर देती हूँ। तो ये इटैलिक किया मैंने, बोल्ड किया उसको, और ये 32 px है, तो ये शॉर्ट हैंड है आपके फॉन्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, सिंपल अगर आप इसको यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखना चाहते हैं और आप अलग अलग से ये सारी चीजें उसको बताना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में सिर्फ आप फॉन्ट का नेम देंगे। ठीक है, इसको आप चेंज करके यहाँ पे मोनाको कर देते चलो। और ये उसके बाद आप यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट फ्रेम करेंगे 700, जैसे मैंने आपसे कहा था 700। ये देखिए अब ये बोल्ड हो गया आपके पास। इसको आप 900 पे भी लेके जा सकते हैं, 400 पे भी ले जा सकते हैं। 400 पे देखें बोल्ड हुआ है लेकिन उतना बोल्ड नहीं हुआ। 200 पे भी ले जा सकते हैं। और अगर ये मतलब फॉन्ट वेट आपने नहीं दिया हुआ तो देखें टेक्स्ट चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप फॉन्ट वेट इसको देते हैं, कुछ 100 ही देते हैं बेशक, तो भी उसका जो डिस्प्ले होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर आप इसको यहाँ पे 1000 दे रहे हैं तो वो मतलब जितनी आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी उतना उसका फॉन्ट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है।